हाय लवली स्टूडेंट्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो तुम सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौड़, आपकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, और आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेके आई हूं। ये सिर्फ एफटीपी ही नहीं कि फर्स्ट टर्म प्रिपरेशन है मैम, अभी जो एग्ज़ाम आएंगे, बहुत बच्चों के एग्ज़ाम अगस्त में शुरू हो जाते हैं, कुछ के सितंबर में शुरू होते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स जो है यूनिट टेस्ट के फॉर्म में चैप्टर वाइज टेस्ट लेते रहते हैं, तो वहीं पे नहीं काम आएंगे। बल्कि जब आप अपने बोर्ड्स की फाइनल प्रिपरेशन करोगे ना, तो एफटीपी स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म एज वेल एज फाइनल टर्म प्रिपरेशन, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आज हम कर रहे हैं वो 20 सवाल जो पुराने साल दर साल सीबीएसई ने आपको एग्जाम में दिए हैं। तो आपको एग्जाम में स्कूल में भी हेल्प मिलेगी और पेपर में भी हेल्प मिलेगी। तो ये हुआ ना डबल धमाका। तो इसी डबल धमाका के नाम पे शुरू किया जाए। एकदम रेडी हो आज पढ़ने के लिए केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के पुराने सवाल, 20 सवाल करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मैंने उसके साथ साथ क्या ऐड कर दिया है, मैंने ये भी ऐड कर दिया कि कौन से साल में आया है। ठीक है। मीनवाइल ये मेरा पूरा शेड्यूल है वीक का, चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाती हूँ, नोट कर लो इसको जल्दी से, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन मिस नहीं करो, है ना, क्योंकि ये जरूरी है। राइट, चलिए बहुत बढ़िया बात है, आई एम श्योर यू डिड इट। तो इस सेशन में हम करने क्या वाले हैं, आपके पेपर के प्लान के हिसाब से पढ़ते हैं जो सीबीएसई ने सेट किया है ना पैटर्न, जिसमें हम आपके केस बेस्ड सवाल भी करेंगे, ठीक है, जिसमें हम आपके लॉन्ग आंसर टाइप सवाल भी करेंगे 5 नंबर वाले, हम शॉर्ट आंसर टाइप 3 नंबर के सवाल भी करेंगे, 2 नंबर के सवाल भी करेंगे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस वाले आंसर्स होंगे, और एमसीक्यूज भी करेंगे, एमसीक्यूज इंक्लूडिंग असर्शन रीजनिंग, क्योंकि आपके पेपर में असर्शन रीजनिंग के सवाल भी आने वाले हैं और वो थोड़े से चैलेंजिंग हो जाते हैं। तो वो सब के सब करेंगे मेरे साथ आज। तैयार? एटम्स आर्मी तैयार हमला करने के लिए सवालों पे? तो एक बार हाई फाई दे दो, चलो जल्दी से हाई फाई टाइम, हाई फाइव। यस बच्चों, चलिए फिर स्टार्ट करेंगे एक डोज ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। वो डोज क्या है? पॉजिटिव एनीथिंग इज बेटर देन नेगेटिव नथिंग, है ना। आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, वो बहुत ही छोटे लेवल पे भी आ रहे हैं ना, तो भी बहुत काफ़ी है। नेगेटिव सोचने से तो अच्छा है ना, हर चीज़ के पीछे ये सब थॉट लगाने से ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा, ये लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी, मैं तो अच्छे कर ही नहीं सकता, रिजल्ट नहीं आएगा, 95% नहीं आएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब छोड़ो। बट आप अच्छे थॉट सोचते हो ना, हैप्पी थॉट सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, तो आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव चीज़ें होती है। तो बस यही कि नज़रिया बदलो, अपने आप देश दुनिया सब बदल जाएगी। अपना सोचने का नजरिया तो बदलो, उसको तो पॉजिटिव करो सबसे पहले, है ना। यू विल अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो। तो इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखना। एंड वील स्टार्ट पीछे से, मतलब जो आपका पेपर का पैटर्न आता है ना, ऐसे आता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर 5 नंबर वाले सवाल सब्जेक्टिव, लास्ट में 4 नंबर वाले केस बेस्ड सवाल आते हैं। उल्टा करेंगे, सारे सवाल करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं जो 4 नंबर में आते हैं। आपके लिए केस सेट किया है हमने। केस कह रहा reactions in which one element take place of another element in a compound are known as displacement reaction। आपको पता है in general more reactive elements displaces a less reactive element from its compound। In all single displacement reactions only one element displaces another element from its compound। The single displacement reaction are however written as just displacement reaction। displacement के बारे में पूरी डिटेल गिवन है। Reactions between iron oxide and powder aluminium produces so much heat that iron metal obtain in its molten form। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन की बात हो रही है? थर्माइट रिएक्शन की बात हो रही है। आप कई बार क्या करते हो ना, केस नहीं पढ़ते, सीधे सवाल लगाने लगते हो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 मिनट लगते हैं, एक बार पढ़ लो। कई बार ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें छुपी होती है उसमें, और आप फ्रेमवर्क में ना चीजें प्लान कर पाते हो कि क्या क्या सवाल पूछे होंगे, और सवाल देने में भी, आंसर देने में भी आसानी होती है। तो ये मेरा मानना है, बाकी डेफिनेटली इट्स योर चॉइस। सवाल पूछा है सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑल्सो कैन बी अ रेडॉक्स रिएक्शन, कमेंट। ठीक है, चलिए इसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स भी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। चाहो तो आप वही एग्जांपल ले लो जो आपके केस में दिया हुआ था, कि हमने क्या किया था, हमने आयरन ऑक्साइड लिया था पाउडर फॉर्म में, और उसके पाउडर के साथ हमने एल्यूमिनियम पाउडर डाल दिया था और इसको हीट करना शुरू कर दिया था।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से आयन को हटा के उसकी जगह ले सकती है। तो यहाँ पे क्या बन जाता था, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयन। इनसे हीट भी निकलती है, जनरली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक होती है। वो क्या पूछ रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये रेडॉक्स भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट में रेडॉक्स होने का क्या कनेक्शन है? आप यहाँ पे देखिए, एल्यूमिनियम बेचारा अकेला था, यहाँ पे उसको ऑक्सीजन मिल गई, तो एल्यूमिनियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, उसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब मैं आयन की बात करूं आपसे, आयन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन था, यहाँ पे अकेला हो गया, किसी से ऑक्सीजन चला जाए उसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना, वो क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन शो कर रहा है। तो एक मेरी जब मैं रिएक्शन की बात करूं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेडॉक्स भी हो सकती है, रेडॉक्स जिसके अंदर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन एक साथ हो रहा हो। इसको देखने का एक और तरीका है, क्योंकि जरूरी नहीं तो मैं हर बार ऑक्सीजन हाइड्रोजन दिखाई दे, जहां पे मैंने तीसरा कॉन्सेप्ट बताया था, एफटीपी में भी बताया था, लियो गोज टू घर। लियो का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम बेचारा अकेला था, अकेला मतलब एलिमेंटल फॉर्म में था। जब भी कोई एटम अकेला होता है, एटम न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता। एल्यूमिनियम बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3 है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3। एक एलिमेंट 0 से +3 पे चला गया, एक एलिमेंट पे कोई चार्ज नहीं था और अब +3 चार्ज आ गया। एक एलिमेंट पे +3 चार्ज कब आएगा, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन को अपने में से निकाल देगा, ठीक है, 3 नेगेटिव चार्ज को लूज कर दिया। जब कोई अपने में से इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम का हुआ है ऑक्सीडेशन। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो क्या शो करती है, ऑक्सीडेशन। कैसी मेटल थी ये बच्चों, हाईली रिएक्टिव एज कंपेयर टू दी अदर मेटल। जो हाईली रिएक्टिव मेटल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड आयन क्या था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन था। आयन की वैलेंसी कितनी है, 3 है। 3 भी कौन सी, +3, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, पॉजिटिव वैलेंसी शो करते हैं वो। +3 था। यहाँ पे आयन हो गया अकेला, अकेला मतलब 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं। एटम न्यूट्रल होता है जब भी अकेला होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, होता तो मेंशन होता है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कोई सब्सटेंस +3 चार्ज से 0 चार्ज पे आ रहा है, कब होगा, +3 में जब तुम -3 करोगे तभी 0 आएगा ना। मतलब +3 वाला वो जो सब्सटेंस है वो आयन है, उसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो उसका चार्ज खत्म हो गया। तो यानी कि आयन GER, गर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। आयन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका होता है रिडक्शन। यानी कि जो लेस रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव मेटल क्या कर रही है, हाईली रिएक्टिव मेटल कर रही है ऑक्सीडाइज, लेस रिएक्टिव मेटल क्या कर रही है, रिड्यूस। ये दोनों तीनों बातें आप ध्यान से लिख लो क्योंकि आपके काम आएगी। पर्सपेक्टिव मैंने डाल दिया बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझाने का, बाद में आप याद रखोगे। कितने भी तरीके के इससे सवाल बने, नाउ यू नो हाउ टू हैंडल सच क्वेश्चंस। यस बच्चों, कर लोगे, है ना, चक दे फट्टे। यस, चलिए फिर इसका अगला पार्ट करते हैं। अब हम अगले पार्ट में देखो हमसे क्या पूछा है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस एंड कमेंट ऑन रिएक्टिविटी। ये ऑब्जर्वेशन देखो, इनकी क्या आप कमेंट कर सकते हो। देखो रिएक्शन हो रही है कि आयन कॉपर सल्फेट रिएक्ट करके आयन सल्फेट और कॉपर बन रहा है, तो आप डेफिनेटली क्या बोल सकते हो कि भाई आयन तुम ज्यादा रिएक्टिव हो कॉपर से, इसलिए तुम उसके एक्वस सॉल्यूशन से उसको डिस्प्लेस कर पा रही हो। यहाँ पे भी कॉपर सिल्वर की जगह ले रहा है, तभी जाके कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर बन रहा है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि आयन और कॉपर इन द गिवन रिएक्शंस आर मोर रिएक्टिव। क्या है, ज्यादा वो क्या है, रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है। एंड दे शोज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। अच्छा सवाल था ना, क्या बोलते हैं बच्चों, है ना, मुझे तो लगा अच्छा सवाल था, बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें उन्होंने पूछी है। तो चलिए अब हम केस बेस्ड सवाल कर चुके हैं, थम्स अप दे दो जल्दी से इफ यू अग्री। अच्छा सवाल था मैम। क्योंकि अब हम बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने में, 5 नंबर वाले सवाल लगाएंगे। करें फिर, करते हैं। ओके, पहला सवाल है, और 3 नंबर के सवाल अगर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आने हो ना, वो जनरली आपको रिएक्शन को लिखने को बोलेगा और उसको बैलेंस करने को बोलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए है NaOH सॉल्यूशन इज हीटेड विद जिंक ग्रैन्यूल्स, यानी कि मुझे चारों रिएक्शन लिखनी भी है, 4 है ना, हाँ, और चारों रिएक्शन के साथ और क्या करना है, उसको बैलेंस भी करना है। जिंक के ग्रैन्यूल्स थे मतलब सॉलिड था, NaOH का सॉल्यूशन था मतलब एक्वस था, ठीक है। मैं इसको हीट कर रही हूँ, क्या रिएक्शन होगी,
जिंक एक ऐसी मेटल है जो एम्फोटेरिक नेचर कैरी करती है, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकती है। जब मेटल एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्ट कौन सा बनेगा? सोडियम जिंकेट, और साथ में क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब सॉल्ट क्योंकि एक्वस सोल्यूशन में पड़ा है तो आप यहाँ पे एक्वस भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यू कैन राइट एक्वस, क्योंकि जिंक ग्रैन्यूल्स और NaOH एक्वस मिक्स हो रहा है, उसी के अंदर ये सॉल्ट बन रहा है, तो पानी भी तो है ना, यू कैन राइट एक्वस। बैलेंस करेंगे, 2 सोडियम है, इधर भी 2 सोडियम हो जाएंगे, 1 जिंक है, 1 जिंक है, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस हो गया। अगले पे बढ़ते हैं, इसके बी टाइप पे आ जाते हैं। बी ऑप्शन हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। कह रहा है एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर। तुमने लाइम वाटर लिया हुआ था, वो क्या होता है? वाटर मतलब पानी में मिला हुआ एक्वस है। जैसे तुम उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हो, क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, साथ में वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। कैल्शियम कार्बोनेट अच्छे से मिक्स नहीं होता पानी में, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, तो वो सॉलिड हो गया, साथ में पानी पड़ा है। ठीक है, ये मिल गया। लेकिन हम रिएक्शन को यही स्टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि बोल रहा है कि वो इस मिक्सचर में फर्दर क्या कर रहा है? फर्दर CO2 पास कर रहा है। जैसे ही इसमें से फिर से CO2 पास की, तो इस रिएक्शन में क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट, वाटर और CO2 आपस में रिएक्ट करेंगे और बनेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन, है ना, जो कलरलेस होता है। तो स्टार्टिंग में मुझे मिल्की कलर दिखाई दिया और बाद में वो कलर डिसअपियर हो गया बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ CO2। एक कैल्शियम, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, CO3 है 2 बार, तो CO2 एक ऑक्सीजन यहां से मिला, CO3 बन गया, एक CO3 ये रहा। रिएक्शन बैलेंस भी है ना? रिएक्शन इज बैलेंस्ड एज वेल। ठीक है बच्चों, रिएक्शन हमारी बैलेंस भी हो गई। बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से लिखेंगे, कोई गलती आप लोगों को इसमें नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। दिख रहा है ना, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट है एक मेटल का कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट था, सॉलिड था, मैंने उसको डाला डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट किससे करते हैं? पानी से, मतलब वो उसका एक्वस सॉल्यूशन है। डालोगे तो क्या होगा? मेटल की कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब भी एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं, सॉल्ट वाटर और CO2 बनता है। ठीक है, क्या बनता है? सॉल्ट वाटर CO2। 2 सोडियम सल्फेट को लेके जाएंगे, सोडियम सल्फेट नाम का सॉल्ट बनेगा, एक्वस सॉल्ट बनेगा। ठीक है, साथ में H2 एक ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, वाटर बनेगा, वाटर लिक्विड होता है। यहाँ पे एक ऑक्सीजन कम हो गई तो CO2 गैस निकल गई और रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। तुमने बहुत सही से लिख भी लिया, रिएक्शन को बैलेंस करके भी लिख लिया, बस फिर क्या लोड है? फिर तो सब सॉर्टेड है ना, फिर तो तुमने मास्टरी कर ही ली। तुमने सही से आंसर दे ही दिया। बस इसी तरीके से आप अगर अटेम्प्ट करोगे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, लाइक यू हैव बिकम अ प्रो नाउ हाउ टू डू इट। फिर कह रहा है एग शेल इज ड्रॉप्ड इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एग शेल को उसने ड्रॉप किया है बच्चों, 4 नहीं 5 है, डी के बाद ई भी आता है, तो डी हम यहां पे कर लेते हैं। एग शेल क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सॉलिड था वो, उसको किस में ड्रॉप किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। HCl में ड्रॉप किया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके अगेन सॉल्ट वाटर CO2 बनाएगा। कैल्शियम को क्लोराइड चाहिए, Cl2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अब मेरा बन गया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। सॉल्ट है, पानी में घुल जाता है, पानी कहाँ से आया? पानी इसके अंदर बनेगा ना, 2 हाइड्रोजन जब एक ऑक्सीजन को लेके जाएंगे तो पानी बना और CO2 गैस। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस भी है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस भी है, चाहो तो चेक कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट वाला कर ले, विच इज ई क्या कह रहा है? यहां पे देखो, कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2016 का आया हुआ सवाल है। कॉपर ऑक्साइड लिया, सॉलिड होता है, डाइल्यूट HCl लिया, मतलब एक्वस है, डाइल्यूट भी लिख सकते हो। कौन सी रिएक्शन है? DD रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर को क्लोरीन चाहिए, 2 वैलेंसी है, मतलब 2 HCl चाहिए होंगे, तो क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड एक्वस। ठीक है, साथ में 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन को ले जाएंगे,
मैं हट जाऊंगी, 1 मिनट रुक जाओ, बनेगा वाटर। ये देख लो, कॉपर क्लोराइड एंड साथ में बन गया वाटर। क्या रिएक्शन बैलेंस है? हाँ, हमने सारी रिएक्शन लिख ली और उनको बैलेंस करके भी लिख लिया। ठीक है बच्चों, देख लो, नोट कर लो, मैं फिर इसको आगे पुश कर रही हूँ, आगे बढ़ रहे हैं फिर हम। डन? चलिए फिर अब हम बढ़ जाते हैं आगे। सवाल हो गया हमसे, और ऐसे ही सवालों की बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, राइट? जैसे ये वाला सवाल करेंगे जो सीबीएसई 2014 का आया हुआ सवाल है। सवाल हमसे पूछा है कि राइट वन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट इन द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड लाइट। ये 3 नंबर का सवाल हो गया। तीनों टाइप बताने पे आपको 1-1 नंबर मिल जाएगा। फिर ये 2 नंबर का सवाल हो गया। पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं कि ए का मेरा फर्स्ट क्या है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हुई है। आपको पता है कि जब हम पानी लेंगे और उसको थोड़ा सा एसिडिफाई करेंगे और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग, गैस और ऑक्सीजन अलग। हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगी, ऑक्सीजन एनोड पे मिलेगी। किस रेशियो में मिलेगी? 2 से मल्टीप्लाई करो, मुझे रिएक्शन को बैलेंस भी करना है, 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गए 2:1 के रेशियो में। ठीक है, ये क्या है? डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी। फिर हीट की वजह से आप मेटल का कोई कार्बोनेट ले लो, उसको हीट कर दो, क्या बोलोगे इसको? थर्मोलाइसिस, है ना? लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, थर्मो मतलब हीट। हीट की वजह से टूटेगा, मेटल का ऑक्साइड बनेगा यहाँ पे और CO2 गैस बनेगी। ठीक है, CO2 गैस बनेगी। नहीं दिख रहा क्या? आई होप ये दिख रहा होगा आपको। यस, CO2 गैस बनेगी। ब्लैक कलर, ब्लैक विल ऑल्सो वर्क। ये देखो, ठीक है। यस एवरीवन, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका थर्ड पार्ट, लाइट की वजह से सिल्वर के जो क्लोराइड है, सिल्वर ब्रोमाइड है, वो लाइट सेंसिटिव होते हैं। लाइट की वजह से जब वो तोड़ोगे आप उसको, ठीक है, तुमने उसको तोड़ दिया, तुमने लिख दिया लाइट, ब्रेक डाउन होगा, सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन गैस हो गई अलग। Cl2 चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। रिएक्शन सारी बैलेंस है और हमने सारे टाइप ऑफ थर्मोलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस हो गया, और ये क्या है मेरा, ये हो गया फोटोलिसिस, सारे लिख दिए। थर्मल मतलब डीकॉम्पोजिशन के सारे टाइप लिख दिए। डन? चलिए अब इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड वाई। स्टेटमेंट में क्या पूछा? कॉपर कैन डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। कॉपर है, साथ में क्या है? सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, इसका एक्व सोल्यूशन है। क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? वो डिस्प्लेस कर पाएगा? आगे पूछा है एंड सिल्वर कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। यहाँ पे पूछा कि आप लिख दिया सिल्वर और मैंने सोल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का। कौन सी स्टेटमेंट सही है? मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से इसका आंसर। बताइए मुझे, क्या कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है? हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, कॉपर पहले आता है, सिल्वर बाद में आता है, तो ये रिएक्शन होगी। अगर ये होगी मतलब सिल्वर कम रिएक्टिव है, तो वो कॉपर को थोड़ी ना डिस्प्लेस कर सकता है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्या है ये? सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंडेंट है। बढ़िया, आसान सवाल था। तो अब देखो आपके 5 नंबर पक्के हो गए, है ना? 5 नंबर पक्के हो गए। यस, चलिए अब 4 नंबर के और 5 नंबर के सवालों पे हमने मास्टरी हासिल कर ली है। अब बारी आ जाती है 3 नंबर के सवालों को सॉल्व करने की। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करते हैं, 3 नंबर के सवाल लगाते हैं। ये कैसा सवाल है? 2012 में भी आया हुआ था, सैंपल पेपर 2018 में भी है और उससे पहले भी आया हुआ था। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड and what is the volume of gas collected at cathode and anode and how will you test this gas। बहुत ही आसान है बच्चों, ये हम रिएक्शन ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब तुम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है, वो टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। और किस रेशियो में टूटता है? बैलेंस कर लो, मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कराना है। 2 ऑक्सीजन है, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए। ठीक है, नेम द गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड पे मुझे हाइड्रोजन मिलता है क्योंकि कैथोड कैटायन को अट्रैक्ट करता है और हाइड्रोजन H पॉजिटिव कैटायन की फॉर्म में पड़ा रहता है। और एनोड पे ऑक्सीजन मिलेगी क्योंकि एनोड एनायन को अट्रैक्ट करता है और ऑक्सीजन एनायन की फॉर्म में पड़ी रहती है, ऑक्सीजन विद 2 नेगेटिव चार्ज, है ना। एनायन नेगेटिव होता है, कैटायन पॉजिटिव होता है, ये उसको अट्रैक्ट कर रही है।
फिर पूछा है व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड, व्हाई दैट हैपन दैट एक पे डबल मिलती है दूसरे के कंपैरिजन में। बहुत सिंपल सी बात है, बिकॉज वी हैव टू follow the law of conservation of mass, that whatever the atoms that we have taken in the reactant state, same atom and same number will be there, number of atoms in the product side, ठीक है। और जब हम ऐसा करते हैं तो we have observed to do that हाइड्रोजन डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन से, उसका वॉल्यूम डबल होता है ऑक्सीजन से, ठीक है। हाउ विल यू टेस्ट, अच्छा उसके बाद है why is the volume of gas collected at one डबल देन दैट ऑफ अदर, नेम दिस गैस। कौन सी है जो डबल बनती है, वो गैस है मेरी हाइड्रोजन गैस जो डबल बनती है। हाउ विल यू टेस्ट दिस गैस, तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि जब तुम बर्निंग कैंडल इसके पास लेके जाओगे तो एकदम से बर्न करती है विद अ पॉप साउंड, ठीक है। तो पॉप साउंड आता है बिकॉज ऑफ स्मॉल एक्सप्लोजन, राइट। आप कई बार ना उल्टा पढ़ लेते हो, तो आपको इन्हीं चीजों पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि किसके बारे में पूछा है, वरना यहाँ पे 2 सवाल गलत हो जाते तुम्हारे, इसके 3 में से आपको 2 गलत, तो मतलब एक ही नंबर मिलता, ठीक है। सो यू हैव टू बी श्योर कि तुम सही डायरेक्शन में उसको आंसर कर रहे हो जो पूछा है तुमसे। चलिए अगला 3 नंबर का सवाल लगाएंगे, 2015 का आया हुआ सवाल है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग चेंजेस दैट हैज बीन टेकन प्लेस। एग्जाम्पल देना है, पहला चेंज इन कलर, जिस रिएक्शन में कलर चेंज हो जाए, ये सबसे कॉमन केमिकल रिएक्शन है जो शायद तुम 8th क्लास से पढ़ते आए हो। ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट था, तुमने आयन उसके अंदर डाल दिया, डिस्प्लेसमेंट होगी, आयन सल्फेट बनेगा जिसका कलर क्या होता है, जिसका कलर क्या होता है बच्चों, पेल ग्रीन। तो यू आर एबल टू सी द कलर चेंज, ठीक है। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, जब भी तुम किसी मेटल को एसिड में डाल देते हो तो क्या होता है, ये जो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक होती है नेचर में। आप मेटल का सॉल्ट बनाओगे, मेटल के सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस बनाओगे, और एनर्जी क्योंकि निकल रही है, आप ई ऐसे ई भी लिख सकते हो, ये एनर्जी निकली है तुम्हारी, ठीक है। फिर है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये बहुत ही फेमस रिएक्शन है, इनमें से कोई भी लिख दो। इस बार मैं ये लिख रही हूँ कि बेरियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन लिया, मतलब पूरी तरीके से डिसॉल्व था पानी में, कलरलेस था, और मैंने सोडियम सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन लिया, अगेन कलरलेस था, पानी में पूरी तरीके से घुला हुआ था। ये बेरियम सल्फेट के साथ जोड़ के डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा, और सोडियम क्लोरीन के साथ, तो 2 सोडियम क्लोराइड बने हैं एक्वस क्योंकि पानी में घुल जाते हैं, और बना है बेरियम सल्फेट जो सॉलिड व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देता है, सॉलिड व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट देखता है। यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें इसमें देखने को मिल गए। कैरेक्टरिस्टिक्स लोगों को लगता है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो उसे सवाल आए हुए हैं पेपर में, ठीक है, तो कोई गलती नहीं करनी है। डन है, सॉर्टेड है, कर लोगे, चलो मुझे भरोसा है पूरा कि तुम कर लोगे। अगला सवाल है 3 नंबर का ही, 2013 का सवाल है। साथ में देखो इसी तरीके के सवाल बहुत बार रिपीट होते हैं कि रिएक्शन को लिखो भी, और लिखने के साथ साथ और क्या करो भाई, तुम उसको बैलेंस भी करो। इस बार एक काम करते हैं, ए यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर बी और सी अलग से लिख लेते हैं। हाइड्रोजन क्लोरीन से मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोजन एक गैस है, क्लोरीन एक गैस है, जब ये दोनों कंबाइन कर रहे हैं HCl गैस बनेगी। अगर आप बैलेंस करते हो तो 2 लगाओगे तो 2HCl, है ना। तो ये देखो अब बैलेंस हो गया। बी पार्ट कर रहे हैं हम इसका, फिर सी हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। थोड़ी सी जगह आराम से यूज करते हैं ताकि आप उसको समझ सको, ये नहीं कि जो लिखा है वो समझ ही नहीं आया। लेड कॉपर क्लोराइड में डाला है, पीबी मतलब लेड लिया है, कॉपर क्लोराइड के अंदर उसको डाला है एक्वा सोल्यूशन को, क्या हो रहा है, लेड क्लोराइड और कॉपर बना है, ठीक है। लेड क्लोराइड और कॉपर बना है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या बना है, लेड क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन प्लस कॉपर निकल गया है। कौन सी रिएक्शन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हम बैलेंस देख पा रहे हैं कि रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, वो हमने कर दी है। सी पार्ट है, जिंक ऑक्साइड लिया है मैंने, सॉलिड होता है, कार्बन लिया है साथ में, कार्बन का पाउडर, ठीक है, जो एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। कार्बन ज्यादा रिएक्टिव होता है जिंक से, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज का एक 1 शॉट वीडियो भी बनाया था इंक्लूडिंग कार्बन, प्लीज देख लेना। 1 शॉट वीडियो नहीं, आई मीन एक शॉर्ट बनाया था रिसेंटली, वो एक बार देख लेना, ठीक है। कार्बन जिंक को डिस्प्लेस करेगा क्योंकि कार्बन ज्यादा रिएक्टिव है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिंक फ्री हो गया, बैलेंस है रिएक्शन।
देख लो, मैं एक बार हट जाती हूँ। सारे के सारे पार्ट आसान, एकदम आसान है ना, चकाचक, सॉर्टेड है बच्चों। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम इसको। एक और सवाल, 3 नंबर का सवाल जो सीबीएसई 2011 का आया हुआ सवाल है। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पैटर्न देख रहे हो, ऐसा सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ए पार्ट हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस थी, ठीक है, थी भाई, उसको हमने बर्न किया एयर में यानी कि ऑक्सीजन में, ठीक है। जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है वाटर, और वाटर लिक्विड हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। चलो इसको बैलेंस करो, हेल्प करो मेरी, बैलेंस करते हैं इसको। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाइमोलिकुलर स्पीशी है, O2 की फॉर्म में रहता है हमेशा, लेकिन एक जगह ऑड नंबर है, एक जगह इवन नंबर है, दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द नंबर। ये 2 की जगह 3 तो 6 हो जाएगा, 3 की जगह 2 तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ मैं 3 लिख देती हूँ। अब ऑक्सीजन 3 हो गए, 3 दूनी 6, 6 हो गए। अब क्या पॉसिबिलिटी है, देखो कि अगर यहाँ पे 2 लगा तो 4, और यहाँ पे 2 लगा तो 6, सही है ना, 2 × 2 4, 4 और 2 6। अब ये देखो सल्फर बैलेंस होगा कि नहीं, हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 हो गए, सल्फर 2 हो गए, 2 हो गए, रिएक्शन बैलेंस भी हो गया। 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो आपको कई बार ऐसे ना बहुत ही अच्छे अच्छे लॉजिक लगाने हैं, लॉजिक हमेशा जीतते हैं और आपको अच्छे से सिखा के जाते हैं कि भाई क्या पूछा है, ठीक है। अगला पार्ट है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। बेरियम क्लोराइड था, एक्वा सोल्यूशन ही लेते हो, जिंक सल्फेट के साथ हमने डाला, अगेन एक्वा सोल्यूशन, और जब वो रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है, जिंक क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। सीधी सी बात है, क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि डिसॉल्व नहीं होता इसलिए मैंने सॉलिड लिखा, एक्वस नहीं लिखा, वो सॉलिड फॉर्म में नीचे रह जाता है। और जिंक गया क्लोरीन के साथ, जिंक क्लोराइड। क्या रिएक्शन बैलेंस है, यस, रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है, रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस, वी हैव सीन दैट टू। चलिए इसका सी पार्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं। सी पार्ट में हमसे क्या पूछा है, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस कौन सी होती है आपको पता है, मीथेन, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मीथेन एक गैस है, कह रहा है वो एयर में बर्न कर रही है यानी कि ऑक्सीजन में बर्न कर रही है, और बना के देती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। वाटर लिक्विड है, लेकिन वाटर क्या होता है, जब आप किसी गैस को जलाते हो दिखता है क्या पानी, वो गैसेस फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में निकला, एटमॉस्फेयर में चला गया, इसलिए मैंने गैस लिखा है वहां पे, ठीक है बच्चों। बैलेंस करते हैं, एक कार्बन, कार्बन बैलेंस है, अगेन हाइड्रोजन 4 है, वहां पे 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 और 2 4 है, 4 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना, रिएक्शन इज बैलेंस नाउ। यही पूछा था हमसे 2011 का सवाल। ये विक्ट्री, थम्स अप दो चलो जल्दी से। यो मैम हो गया, आसान था, मजा आ गया, मतलब इतनी सही सॉलिड प्रैक्टिस। अब क्या बचा, इसके बाद कुछ नहीं बचा, अब तो हम टॉप मारेंगे। यस यस बच्चों, चलो हट गई हूं मैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है, कैन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बहुत आसान सा सवाल है ये तो, पूछ रहा है हमसे कि कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन भी हो सकती है। सबसे सिंपल एग्जांपल दे दो कि कार्बन है, तुमने कोल की फॉर्म में लिया हुआ है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दो और ये बन गया CO2 गैस। क्या ये कॉम्बिनेशन है, यस। क्या ये ऑक्सीडेशन है, यस, क्योंकि कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कार्बन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन कंबाइन हो गए, तो ऐसा पॉसिबल है, आपने एग्जाम्पल से समझा दिया, बहुत बढ़िया, यही हमसे पूछा था। अब आगे क्या पूछा है बी पार्ट में, बी पार्ट में हमसे पूछा हाउ विल यू टेस्ट वेदर द गैस इवॉल्व्ड इन अ रिएक्शन इज हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन को करते वक्त हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है, ये कैसे पहचानते हो, जब आप बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाओ तो वो जल जाती है, एकदम से एक्सप्लोजन शो करती है, और उस एक्सप्लोजन को हम पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है, वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब सी पार्ट में देखो हमसे क्या पूछा है, why does copper not involve hydrogen on reacting with dilute sulfuric acid।
कॉपर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया डाइल्यूटेड, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती बच्चों। और कोई रिएक्शन क्यों नहीं होती? क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। अब क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, उसके जगह ले ही नहीं सकता, तो रिएक्शन होगी ही नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इसका सवाल है। नो सिंगल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल हियर बिकॉज ऑफ द लेस रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर देन हाइड्रोजन। सवाल खत्म, पैसा हजम, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। ठीक है, अब हम 5 नंबर के सवाल कर लिए, मास्टर कर लिए, 3 नंबर के भी कर लिए, केस बेस करना भी सीख लिया हमने। अब बारी आती है 2 नंबर और 1 नंबर के सवालों के। चलो जल्दी से थोड़ी सी सांस ले लो, सोचो सही चल रहा है सब जितना भी अभी हमने किया है, फिर 2 नंबर के सवाल पे बढ़ेंगे। और मैम को एक थम्स अप भी दे दो। डन है बॉस, सब बढ़िया? सांस ले ली थोड़ी सी? ज्यादा कुछ हैवी तो नहीं हो रहा है? सवाल की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए फिर 2 नंबर के सवाल लगाते हैं। 2016 का आया हुआ सवाल है, लिस्ट 2 ऑब्जर्वेशन दैट आर नोटिस्ड when an iron nail is put inside copper sulfate aqueous solution। उसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखो फॉर द रिएक्शन दैट अकर्स। सिंपल है, जब आयन को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कराओगे, क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है कि ये जो ब्लू कलर है ये डिस्प्लेस होके आयन सल्फेट बन जाता है, जिसकी वजह से इसका कलर पेल ग्रीन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, क्योंकि कॉपर फ्री हो गया, ये आयन जो मेरी ग्रे कलर की थी इसके ऊपर क्या आ जाती है, एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। ठीक है, ये जो रेडिश ब्राउन कॉपर है ना, ये इस ग्रे कलर की आयन के नेल पे एक लेयर बना लेता है। तो ये चेंजेस मुझे इस रिएक्शन में देखने को मिलते हैं। हल्की सी एनर्जी निकलती भी है, एक्सोथर्मिक भी होता है, बट हम उसको इतना फील नहीं कर पाते क्योंकि कम एनर्जी चेंज है वो। ठीक है, सो यू कैन एक्सप्लेन दैट। हो गया पूरा? यस, बता दो बस, डन डन डन। अगला सवाल है सीबीएसई 2015 का। सवाल कहता है, we need to balance a skeleton chemical equation, give reason to justify the statement। मुझे क्यों एक रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है? बहुत ही सिंपल है, एक रिएक्शन को बैलेंस करने का रीजन है कि जितना भी मेरा मास रिएक्टेंट्स का हो उतना ही मेरा मास प्रोडक्ट का भी होना चाहिए। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई होना चाहिए। जितना मास स्टार्टिंग में लिया उतना ही तो प्रोडक्ट में मिलाओगे इन अ क्लोज सिस्टम। ये बात कोई नहीं लिखता, इन अ क्लोज्ड सिस्टम, क्योंकि सिस्टम क्लोज होना बहुत जरूरी है। मान लो मैं रिएक्शन कर रही हूँ, बहुत सारे प्रोडक्ट गैस बना रहे हैं, गैस तो बाहर निकल गई। अब बाहर निकल गई तो मैं जब मास ऑब्जर्व करूंगी तो मुझे कमी तो मिलेगा। तो बोल रहे हैं हमने कुछ नहीं निकाला, हमने सब क्लोज कर रखा है, तब सब मिला के मास सेम होना चाहिए। और वो कब होगा? जब नंबर ऑफ एटम सेम होंगे दोनों साइड। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल हो, और नहीं होते अगर, इसलिए हम किसी रिएक्शन को बैलेंस कराते हैं। ठीक है, सेम नंबर ऑफ एटम्स कराने के लिए। और कौन सा मेथड यूज करते हैं? हिट एंड ट्रायल, जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, और भी मेथड है बट एनसीईआरटी में आपका वही गिवन है। चलिए अगला सवाल लगाएंगे। 2014 2013 दोनों में आया हुआ सवाल है, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन ए सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, सोल्यूशन है मतलब एक्वस लिखोगे, एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। फॉर्मूला सही लिखना बहुत जरूरी होता है। लेड की वैलेंसी 2 होती है। ठीक है, दोनों को तुमने मिला दिया, मिक्स कर दिया। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सी है? बैलेंस इक्वेशन लिखो टू रिप्रेजेंट द अबव रिएक्शन। पोटेशियम जाएगा नाइट्रेट के साथ, 2 नाइट्रेट है तो 2 पोटेशियम चाहिए होंगे। ठीक है, तो मुझे मिला 2 पोटेशियम नाइट्रेट, पानी में घुल जाता है तो ये एक्वस सोल्यूशन है। लेड किसके साथ जाएगा? आयोडीन के साथ। कितने आयोडीन है? 2, तो लेड आयोडाइड मिला। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता, येलो कलर का होता है, तो मुझे येलो कलर के प्रेसिपिटेट नीचे सेटल डाउन होते हुए नजर आएंगे। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है? दिस इज माय डीडी रिएक्शन, जिसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, प्यार से दीदी रिएक्शन। ठीक है, बहुत प्यार से दीदी रिएक्शन के नाम से भी बुलाते हैं, है ना, दीदी, बहुत प्यारी सी है। कॉल्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट। जाने बॉस? हाँ, आसान सा था। ऐसे सवाल आएंगे क्या मैम? बिल्कुल आएंगे। आपको मैं ईयर वाइज दिखा रही हूँ। ये सवाल 2009 और 2010 दोनों में आया हुआ है।
सवाल कहता है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन तुम्हें पता है कि रेडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शंस होती है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होता है। जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, लेकिन ये वर्ड लिखना बहुत जरूरी है। ये क्या होता है, साइमल्टेनियसली होता है, एक साथ होता है। या अगर एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कर रहा है दूसरा रिड्यूस करेगा, ठीक है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब कह रहा है व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन, मतलब मैग्नीशियम का एक टुकड़ा ले लिया मेटल का, उसको मैं एयर में बर्न कर रही हूँ, एयर ऑक्सीजन है, बर्न कर दिया विद अ डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम। जब वो बर्न होता है व्हाइट कलर की एकदम में बहुत ब्राइट फ्लेम निकलती है एंड फॉर्म अ व्हाइट ऐश, तो इससे रिएक्ट होगा तो देखो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड है, कलर क्या होता है, व्हाइट होता है जैसा हमसे पूछा है। अब बोल रहा है कि इज मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, मैग्नीशियम के साथ क्या हुआ है, क्या मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है, क्या मैग्नीशियम रिड्यूस हुआ है। मैग्नीशियम देखो अकेला था, अब देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। किसी सब्सटेंस में जब ऑक्सीजन का ऐड हो जाए तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो क्या हुआ है, वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है ना कि रिड्यूस हुआ है। जाने, समझ गए, आसान था। ऐसे ही सवाल आते हैं, मुश्किल नहीं होता, बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स एकदम सुपर क्लियर करने होते हैं, ठीक है। किस पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी पे, कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग पे। ऑल राइट, चलिए अब अगला सवाल लगाएंगे। 2012 का सवाल है। सवाल कहता है व्हेन अ मेटल X इज एडेड टू अ सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ Y, सॉल्ट सोल्यूशन X बना, मेटल Y बनी, मेंशन द इन्फरेंस यू ड्रॉ regarding the reactivity of metal X and Y and also the type of reaction। आप इसमें देख रहे हो X सॉल्ट सोल्यूशन Y में डाल के अब X का सॉल्ट सोल्यूशन मिल सकता है, तभी पॉसिबल है जब X Y को डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले सके। तो अगर मुझे उनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है तो क्या मैं लिख सकती हूँ X इज मोर रिएक्टिव देन Y, बिल्कुल लिख सकती हूँ। एंड ऑल्सो द टाइप ऑफ रिएक्शन, ये उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले रही है, तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, ये हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। स्टेट द रीजन ऑफ योर कंक्लूजन, रीजन हमने दे ही दिया, क्योंकि X Y से ज्यादा रिएक्टिव है, वो उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह ले सकती है, हेंस इट इज अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट, सिंपल सी बात है। ओके, डन दनादन। हाँ, थोड़ी सी और सांस ले लो। अब हमने 4 नंबर के सवाल, 5 नंबर के सवाल, 3 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल, मतलब BCDE ये सारे सेक्शन कर लिए। अब बाकी है हमारे पास सेक्शन नंबर A, सेक्शन नंबर A जिसमें MCQs आते हैं और AR यानी कि असर्शन रीजनिंग के सवाल आते हैं। तो चलिए, ऐसे सवालों की मास्टरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गड़बड़ सबसे ज़्यादा यही होती है, क्योंकि उनमें तो फिर भी लिखना होता है, शायद थोड़े नंबर मिल जाए, इसमें गलत तो गलत, सही तो सही, तो ये सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले सवाल हैं। फटाफट करें जल्दी से, चलो फिर। A substance which oxidizes itself and reducing other is known as, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, तो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। भूल गए, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है रिडक्शन करने वाला एजेंट, यानी कि जो दूसरे का रिडक्शन कर दे, ठीक है। मैंने ये सब्सटेंस को रिड्यूस कराना है, मैंने इसमें एक नया सब्सटेंस डाल दिया, ये कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने इसका रिडक्शन किया है, ठीक है। जैसे बात करूं, ये रिएक्शन थी मेरी, आयन लिया मैंने, आयन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम पाउडर डाल दिया, एल्यूमिनियम आयन की जगह ले लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना, आयन अलग हो गया। अब देखो एल्यूमिनियम ने क्या किया, ध्यान से देखो, एल्यूमिनियम ने इसके साथ क्या किया, इसका रिडक्शन किया, है ना, इसका रिडक्शन किया, क्यों, किसके, इसके ऑक्सीजन हटा दिए, खुद ले लिए, क्योंकि इसके ऑक्सीजन हटा दिए, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। मेटल्स आर वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट बाय द वे, या तो ऐसे देख लेना, ठीक है। दोनों कुछ नहीं होता, अगर गलती से भी ऐसा लिख दिया तो नंबर कट जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला सवाल है, व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। ये सवाल तो इतना ज्यादा कॉमन हो गया ना, मतलब क्या बताऊं, बहुत कॉमन हो गया है। ब्लू कलर का, इसका कलर का चेंज कुछ होगा नहीं, क्यों, क्योंकि कॉपर है, आयन नहीं है, ठीक है। ये गलती कई बार बच्चे ना अलग पढ़ लेते हैं और फिर गलती कर देते हैं, कॉपर को आयन सल्फेट में डाला है, उल्टा नहीं किया कि आयन को कॉपर सल्फेट में डाला हो। तो आयन सल्फेट का कलर ब्लू नहीं ग्रीन होता है, कंफ्यूज मत होना। कॉपर आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि आयन प्लस कॉपर सल्फेट नहीं है, ठीक है। तो नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट। ये गड़बड़ी हो जाती है, प्लीज ध्यान देना, इसीलिए मेंशन किया है।
सवाल है, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। एक रिएक्शन को बैलेंस क्यों किया है हमने, क्या करने के लिए? ऑप्शन नंबर सी, के मास भी कंजर्व रहे। बहुत जगह वॉल्यूम भी लिख लेते हैं, एक ही बात है, मास के साथ साथ वॉल्यूम भी कंजर्व रहे। ठीक है, ऐसे कोई घबराना नहीं है कि कुछ अलग पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सवाल है 2023 का आया हुआ सवाल है। टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन टू द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई शुड रिस्पेक्टिवली बी। एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे देखो Al2 है, 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे मैं 2 लगा लूं। 2 लगाने का मतलब है एक्स की वैल्यू 1 होगी, तभी तो 2 एल्यूमिनियम बनेंगे, इधर भी 2 एल्यूमिनियम बनेंगे। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, सोडियम कितने हैं, 2, सोडियम भी 2 हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 3 5, तो 4 और 1 5, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, रिएक्शन बैलेंस भी हो गई, मैंने चेक भी कर लिया। तो आंसर क्या है एक्स और वाई का, 1 और 2। कहाँ पे लिखा है, लिखा है ना, आपका भी यही आंसर आ रहा है। आई होप नोटबुक पेन लेके बैठे हो, साथ साथ लगा रहे हो, वरना मेरे अकेले का करने का क्या है, मेरे को थोड़ी ना पेपर देना है, पेपर तो आपको देना है। कि मेरे को थोड़ी ना ऐसा होगा अरे मेरे को ये सवाल आ गया, मैं बस ये चाहती हूँ आपको आ जाए। ठीक है, अगला सवाल 2020 का आया हुआ सवाल है, कहता है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन सॉलिड एंड 2 गैसेस, दिस रिएक्शन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। देखो आयरन सल्फेट था, ठीक है, आयरन सल्फेट को मैंने हीट किया, सबसे पहले उसका ग्रीन कलर उड़ जाता है, वो व्हाइट बन जाता है, थोड़ा सा हीट करने पे उसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाती है, कुछ 7 मॉलिक्यूल जो है इसकी स्ट्रक्चर का हिस्सा होते हैं, जब अब तुम हीट करते हो ना वो उड़ जाता है पानी। अब जब इसको फर्दर हीट करोगे आयरन का ऑक्साइड बनेगा, आयरन का ऑक्साइड रस्ट जैसा होता है, तो इसका कलर है रेडिश ब्राउन। और क्या, ये बाकी की गैसेस बना के दे देगा, SO2 गैस एंड SO3 गैस। कौन सी रिएक्शन है, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है एक से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस को देने में, ये कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है, डीकॉम्पोजिशन है। डीकॉम्पोजिशन भी अगर डिफाइन करनी हो तो थर्मल डीकॉम्पोजिशन है। ठीक है, अब गलती क्या होती है ना, बच्चे डीकॉम्पोजिशन देख के इसको क्लिक कर देते हैं, गलत हो जाएगा, क्योंकि डीकॉम्पोजिशन एक्सोथर्मिक नहीं होती है, एंडोथर्मिक होती है। यहाँ पे देखो ना, उसने हीट एब्जॉर्ब की, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी, वो एंडोथर्मिक होती है। तो डीकॉम्पोजिशन ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो दिस मेक सेंस। डीकॉम्पोजिशन के साथ रेडॉक्स भी हो रहा है। रेडॉक्स कैसे हो रहा है, आयन सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, आयन यहाँ पे भी सल्फेट के साथ जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे आयन की वैलेंसी +2 थी, क्यों, क्योंकि सल्फेट -2 होता है, तो आयन +2 था। यहाँ पे आयन की वैलेंसी कितनी है, +3। किसी सब्सटेंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, +2 से +3 हो गया, मतलब उसने अपने एक और इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। +2 से +3 जाना है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को, एक नेगेटिव को अपने में से दूर भगाया। तब जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाए उतना ही इलेक्ट्रॉन निकालता जा रहा है वो। तो अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, कोई अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो आयन का यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे सल्फर के साथ तुम देखोगे सल्फर का क्या हुआ है, रिडक्शन। यहाँ पे सल्फर के पास +6 चार्ज था, लेकिन यहाँ पे सल्फर देखो +4 और +6 यहाँ पे +4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो अपने पॉजिटिव चार्ज को कम कर ले, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इलेक्ट्रॉन लेने से क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सल्फर का क्या हुआ है, रिडक्शन। वैसे भी हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करके भी सॉल्व कर ही लिया था कि डीकॉम्पोजिशन तो है लेकिन एक्सोथर्मिक नहीं है, तो यही ऑप्शन है जहाँ पे डीकॉम्पोजिशन लिखा है। तो एनीवे इतना दिमाग नहीं लगाओगे तब भी आंसर आ गया, बट मैंने आपको अप्रोच सही से बता भी दी ताकि आपको पता रहे, आगे के लिए आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, जाने, ठीक है, आपकी नॉलेज को मैंने और अच्छा और बेहतर बना दिया। यस, चलिए बहुत बढ़िया। अरे ये लिखा हुआ था एक्सोथर्मिक, आई थिंक इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे या तो एंडोथर्मिक लिखा होगा। ठीक है, इट कुड हैव बीन राइट ओनली व्हेन एंडोथर्मिक इज रिटन। तो हो सकता है ये स्पेलिंग एरर हो, अगर उस हिसाब से देखें तो ये, नहीं तो ये भी सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल CBSE 2021 का सवाल है, असर्शन है, असर्शन रीजनिंग। MnO2 HCl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 H2 और Cl2 दे रहा है। पूछ रहे हैं क्या ये एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन का है, बिल्कुल है,
क्योंकि MnO2 से MnCl2 बना है, इलेक्ट्रॉन गए हैं तो उसका रिडक्शन हुआ है। HCl से Cl2, उसके अंदर हाइड्रोजन निकल गए हैं, HCl से Cl2 बना, हाइड्रोजन का जाना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो रेडॉक्स है, बिल्कुल है। इन दिस रिएक्शन HCl इज रिड्यूस टू Cl, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है ऑक्सीडाइज हुआ है, अगर किसी से हाइड्रोजन निकले उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो बस पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी गलत, ये हो गया असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। ठीक है ना, बाकी के ए बी देखने की जरूरत नहीं होती अगर एक भी ऑप्शन गलत निकल आए तो। ठीक है, क्योंकि ए और बी है जो कंफ्यूज करते हैं बाय द वे। या चलिए अगला पार्ट कह रहा है असर्शन का, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। गलत हो गया ना, जब भी किसी सब्सटेंस को बर्न करते हो क्यों करते हो? क्योंकि एनर्जी निकलती है ताकि हम उसको यूज कर सकें। गलत हो गया। मीथेन गैस कंबाइंड विद ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, ये सही है, क्योंकि जब किसी सब्सटेंस को एयर में जलाते हो, अगर वो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों प्रोडक्ट देगा ही देगा, CO2 एंड वाटर। तो ये सही है। अब देखो असर्शन गलत, फॉल्स, रीजन सही, डी ऑप्शन है ना। असर्शन क्या था? गलत, रीजन क्या था? सही। तो आंसर हो जाएगा डी, डी फॉर डॉल, डी फॉर डाकू। नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम डी फॉर मेरे डियर स्टूडेंट्स हो। ठीक है, और हमने देखा, हमने इतनी सही, हमने असर्शन रीजनिंग के सवाल लगा लिए, हमने केस बेस्ड सवाल लगा लिए, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के। मुझे लगता नहीं कि इससे अच्छी कुछ प्रैक्टिस हो सकती है, जो आपके पेपर के पैटर्न को भी फॉलो कर रही है, स्कूल में भी हेल्प करेगा, बोर्ड्स में भी हेल्प करेगा, चैप्टर वाइज ऐसे सारे सेशन आ रहे हैं। तो अब वही बात हो गई कि डर के आगे जीते नहीं, मतलब डर के आगे हम लोग खड़े हैं, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमारी पूरी टीम खड़ी है आपको बेस्ट सपोर्ट देने के लिए और बेस्ट तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर कराने के लिए। तो इसकी महत्व को समझो, इट विल बी वेरी गुड अगर आप इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये बटन दबा के, हिट द लाइक बटन, सारे दोस्तों को शेयर कर देना जैसा बोला है। ठीक है, अरे सर का भी है, स्पेक्ट्रम भी आ रहा है लग रहा है। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, हमारे अभिषेक सर पटना आ रहे हैं बच्चों, पता है आपको? पटना, एनीवन फ्रॉम पटना? तो 9 जुलाई को सर पटना आ रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक अवेलेबल है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप जाओ, सर से मिलो, रीच आउट करो, और अगर आप वहाँ से बिलोंग करते हो तो आपको वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि पटना में भी वेदांतु अपना ऑफलाइन सेंटर खोल रहा है। सोचो, सारे टीचर से आप बात कर पाओगे, हम कभी ना कभी कोई ना कोई टीचर्स विजिट करते रहेंगे और आपको बेस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा अपने होम टाउन में। तो अभिषेक सर से मिलने का मौका बिल्कुल मत छोड़ना। 9 जुलाई प्लीज़ रजिस्टर कर लो, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, क्योंकि सीट्स काफ़ी लिमिटेड है। अगर आपने ये मौका छोड़ दिया तो शायद ये मौका मिस हो जाए फिर आपसे। ठीक है, तो करिएगा ज़रूर, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए सी या, टेक केयर, बाय बाय, हस्ता ला विस्ता।